ख्याल है कि बात हम ज़रा थोड़ी सी आगे चलने देते हैं और थोड़ा सा या तो उसको डिले कर लेते हैं। शाम को मेरी आज क्लास नहीं है, तो या तो हम शाम को कर लेते हैं ये बात, या फिर ये है कि कल पे या जिस दिन ये क्लास होगी उस दिन पे रख लेते हैं। ठीक है सर, कोई मसला नहीं है, जैसे आपके लिए इजी हो। भी है बोली। अच्छा जी, तो सैम्पलिंग हमने आज डिस्कस करना है रिसर्च के हवाले से। जो इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक अब जो हम कर रहे हैं ना, जो भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद से जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये सारे जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं उसके लिए। रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो रिसर्च में जो यूज़ होती है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही होती है। ऑल्दो कि आपको जो उसका टेक्निकल एस्पेक्ट है उस पे ज़्यादा इतना परेशान होने की या बॉदर होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर होता है वो कर देता होता है। आपका काम जो है वो बेसिकली आपने उन उन चीज़ों को, जो रिजल्ट्स वगैरह आते हैं, उन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना होता है। लेकिन उसके लिए फिर ये भी ज़रूरी है कि किस किस्म का सैंपल जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे, जो कि जिस पे आपने बेसिकली अपनी रिसर्च करनी होगी, और आपकी रिसर्च के हिसाब से कौन सा सैंपल है जो जिस जो जो कि एप्लीकेबल होगा या रेलेवेंट होगा, वो हमने इसमें जो है वो देखना होगा। तो ये सैम्पलिंग और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हैं। सैम्पलिंग में एक तो हमने ये बात करनी है कि ये सैंपल और पॉपुलेशन वगैरह जो है वो होती क्या है। बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, और माशाल्लाह आप लोग जो है वो, उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें जो है वो पहले से पता ही होंगी, क्योंकि स्टैट्स भी आप लोगों ने अच्छी पढ़ी हुई है, और आप हैं भी सारे माशाल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं। तो मेजॉरिटी चीज़ें तो आपको शायद थोड़ी सी पहले से पता हो। लेकिन पॉपुलेशन इज ऑल द आइटम्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, द ग्रुप ऑफ आइटम्स और पीपल अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। एक क्लास है, सपोज तो आपकी क्लास एक पॉपुलेशन है, जिसमें से सपोज हम अगर सैंपल क्या होगा कि ग्रुप ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर एग्जामिनेशन। सब के सब को हम एग्जामिनेशन के लिए हम नहीं पिक करना चाह रहे। सपोज कि आपकी क्लास में से, जो कि आप 40 के अराउंड जो है वो आप लोग हैं, तो आउट ऑफ द 40 वी आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट दोज पीपल हु कैन प्ले क्रिकेट, तो और हु कैन प्ले हॉकी, और हु कैन प्ले बास्केटबॉल, और हु कैन प्ले वॉलीबॉल। तो सिर्फ हम अगर इन इन सब, तो ये तमाम जो हैं वो सैंपल्स होंगे जो कि ओवरऑल पॉपुलेशन में से स्टडी करने के लिए हमने पिक किए हैं। पॉपुलेशन वो तमाम लोग जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिनको हमने जो है वो स्टडी करना है। और सैंपल जो है वो उसमें से वो सिलेक्टेड ग्रुप जिसको हमने एग्जामिन करना है, और एग्जामिन करके और फिर उसके रिजल्ट्स वगैरह जो होंगे, वो हम कोशिश करेंगे कि हम सारी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकें। अगर तो हमारा सैंपल जो है वो ऐसा हुआ कि वो पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल हुआ या हो सकता हो, तो इसका मतलब है कि सैंपल हमने ठीक सिलेक्ट किया, और अगर ठीक सिलेक्ट करेंगे तो रिजल्ट्स जो होंगे वो पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। और अगर हम ठीक ही जो है वो ना करें, अपना जो सैंपल है वो सिलेक्ट ही ठीक ना करें, तो फिर इसका मतलब है कि जो हमारी जो रिजल्ट्स होंगे वो हमारी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन नहीं होंगे, वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकते। मसलन अगर हमने
कोई सिलेक्ट करना है, कोई कोई पॉपुलेशन है और उसमें से अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितने लोग हैं जो कि वेपन जो है वो चलाना सपोज जानते हैं, तो अब आउट ऑफ द पॉपुलेशन ऑब्वियसली हमें जो ये चीज़ ज़्यादा जो एप्लीकेबल है वो मेल जो मेंबर्स होंगे उनके ऊपर जो है ये चीज़ एप्लीकेबल हो सकती है। अगर आप फीमेल खाली सारी चूज कर लें, यानी फीमेल मेंबर्स सारी चूज करें और आप ये लिखें कि इस जो यहाँ पे तो इस पॉपुलेशन में तो किसी को भी वेपन नहीं चलाना आता, तो दिस वुड बी अ मिस रिप्रेजेंटेशन। आपने अपने जो सैंपल की सिलेक्शन जो थी वो सैंपल की सिलेक्शन ही ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी आपने नहीं ली। तो जब आप सैंपल चूज करते हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इन्हीं से आगे फिर ये है कि रिजल्ट्स वगैरह जो है वो आपने बनाने होते हैं और अपनी जो रिसर्च होती है उसको आपने प्रूव करना होता है। तो पॉपुलेशन is all the items under investigation, और सैंपल जो है is a group of items taken from the population for examination। तो अच्छा, अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या है कि लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन फ्रॉम विच आइटम्स आर टू बी सिलेक्टेड, अ लिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। लिस्ट हम जब उसकी हम बना लेंगे तो उसको हम सैम्पलिंग फ्रेम कहते होते हैं। और रैंडम सैंपल क्या होता है कि अ सैंपल इन विच ऑल आइटम्स इन अ पॉपुलेशन हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। आप यानी ऐसे नहीं कर रहे कि आपने एक आइटम चूज किया, देन यू डिलिबरेटली स्किप 3 आइटम्स और फिर आपने फोर्थ आइटम जो है वो चूज किया, फिर 3 आइटम स्किप किए और फिर, तो ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि आप रैंडमली यानी कोई भी आइटम जो है वो आप चूज कर सकते हैं आउट ऑफ द होल पॉपुलेशन। तो ऐसे सैंपल को रैंडम सैंपल कहेंगे जो कि रैंडमली चूज किया गया है। कोई आपने बीच में मेथडोलॉजी नहीं लगाई है, कोई फार्मूला नहीं लगाया है, कोई आपने अपनी चॉइस बीच में इन्वॉल्व नहीं की है, तो उसको हम रैंडम सैंपल कहेंगे। अब इसमें जो फिर जो वो है ज़रूरी चीज़ है कि ये नीचे फिर खैर उन्होंने उसको थोड़ा सा वो किया हुआ है, यानी डिफाइन किया हुआ है या बताया हुआ है कि पॉपुलेशन क्या होती है और सैंपल जो है वो क्या हुआ करता है। A population can be defined as including all people or items with a characteristic that a researcher wishes to understand। जैसे हमने वो वेपन चलाने की, अब ये कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि क्या लोगों को चलाने आते होते हैं या नहीं आते होते हैं। This means that the term population means every single member of a particular group. This could include all kinds of things. For example, the residents of Lahore, all Toyotas sold in the European Union, or the units of production from a specific machine. जो भी जो हर एक मेंबर जो है, जैसे हम क्लास की बात की थी, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द होल क्लास विच कंसिस्ट ऑफ 40 मेंबर्स। और जब हम 40 मेंबर्स में से फिर हमने पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ये जानना चाहिए कि जो मेंबर्स हैं हमारे वो वेपन चलाना जानते हैं या नहीं चलाना जानते हैं। आप एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर बात कर रहे हो तो वहां पे ये चीज चेक की जा सकती है कि क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने वाले लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, जिसको हम जॉब सेटिस्फेक्शन कहते होते हैं। अब जॉब सेटिस्फेक्शन चेक करने के लिए फिर आप अपना सैंपल सेलेक्ट करेंगे कि आउट ऑफ ऑल द 500 पीपल दैट आर वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, और all 200 people which are working in that organization, उनको हम देखना चाह रहे हैं कि वो अपनी जॉब से कितनी हद तक सेटिस्फाई हैं, और फिर हम उस सेटिस्फेक्शन को फिर हम एट्रीब्यूट्स कुछ हम जो है वो एलोकेट करेंगे
कि जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो मॉनेटरी भी हो सकती है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकती है। मॉनेटरी ये है कि पे अच्छा किया जाता है या पे अच्छा नहीं किया जाता है। नॉन मॉनेटरी ये है कि क्या जॉब यानी वो नहीं होती, परमानेंट जॉब है कि डेली वेजेस टाइप की है या कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है। तो हायरिंग और फायरिंग का क्या प्रोसीजर है, प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है या नहीं किया जाता है, परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाती हैं, वगैरह वगैरह। फिर वो आगे वेरिएबल्स काफ़ी हो सकते हैं जिस पे ये चीज़ जो है वो डिपेंड कर सकती है। तो यानी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक होगी जिस पे बेसिकली जो है वो आप रिसर्च कर रहे होंगे और जिस पे बेसिकली पॉपुलेशन सिलेक्ट करेंगे और आप अपना सैंपल फिर सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है जी यहाँ तक? कोई बात जो समझ में ना आई हो? क्लियर है सर। जी सर। अच्छा अच्छा जी। फिर ये आगे इन्होंने खैर एग्जांपल्स और भी दी हुई हैं, अगर आप ये पढ़ना चाहें तो आप ये पढ़ भी सकते हैं। ये सारी फिर आगे फिर सिर्फ एग्जांपल्स हैं कि अगर एक क्लोथिंग रिटेलर जो है वो इफ ही वांट्स टू सेल गारमेंट्स टू मेल एडल्ट्स, it would not be practical to measure the waist size of all men in the country. A sample would be selected and the waist size of each member of the sample would be measured. This could then be used as a basis of sizes ordered from manufacturer for sale. कि अगर एक एक बंदा है, उसकी हाइट इतनी है और अगर उसका वेट इतना है, तो उसकी वेस्ट जो होगी वो वेट के प्रोपोर्शनेटली जो है वो इतनी होनी चाहिए या होगी, और उसके हिसाब से फिर वो उसको अपना मटेरियल कट करके और फिर ड्रेस बना के और फिर वो उसको सेल कर सकते हैं। इसी वजह से ये जो जब आप कोई चीज़ यानी ब्रांडेड क्लोथ्स वगैरह खरीदने जाते हैं, तो उसमें जो फिटिंग वगैरह के सम टाइम्स जो हैं वो आपको इश्यूज आ भी सकते हैं, आपको इश्यूज जो है वो नहीं भी आ सकते। अब अगर उन्होंने मीडियम लिखा हुआ है तो मीडियम में मीडियम है या स्मॉल है या लार्ज है, तो वो क्योंकि एक सैंपल पे बेस करते हुए वो ड्रॉ किए गए थे, इट वुड फिट मोस्ट ऑफ द पीपल, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर जो है वो बंदे पे ही जो है वो फिट बैठ जाए। इट वुड फिट, जितनी ज्यादा लोगों को उसमें ऑल्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ रही और वो उनके लिए अप्रोप्रिएट है, तो इसका मतलब है कि जो आपने सैंपल चूज किया था और जो आपने अपनी कैलकुलेशंस बीच में यूज करते हुए सैंपल जो है वो अगर आपने चूज किया था, तो जितना बेहतर सैंपल चूज करेंगे उतनी वो चीज ज्यादा बेहतर पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल होगी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था। लेकिन अगर आपने सैंपल ही ठीक तरीके से चूज नहीं किया तो वो फिर ज्यादातर लोगों के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, और वो ज्यादातर लोग जो हैं वो डिससेटिस्फाइड होंगे और कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो कि इस सारे प्रोसेस से जो है वो सेटिस्फाइड होंगे। तो एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग उन्होंने जो है वो बताए हुए हैं हमें कि सैंपल सिलेक्ट करने की जो कॉस्ट है दैट इज लोअर ऑब्वियसली। पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है वो जॉब सेटिस्फेक्शन देखना चाह रहे हैं अक्रॉस एंटायर कंट्री, तो 21 करोड़ लोग जो हैं वो उन सब से तो जाके इंटरव्यूज नहीं किए जा सकते। या वो जो गैलप सर्वे और वो जो आप सुनते रहते हैं, वो उसमें यही होता है कि वो सर्वेज जो होते हैं तो वो दे सिलेक्ट पीपल। होपफुली ये आप सब गैलप सर्वे वगैरह का और उसका प्रोसेस मतीन साहब पता है कि क्या होता है? डिस्कस हुआ तो होगा वैसे कभी। सर वो जो मतलब सैम्पलिंग करते हैं और फिर डिफरेंट क्वेश्चनर वगैरह दी जाते हैं, उसकी बेस पे फिर एक डाटा निकालते हैं कि कितने बंदे, मतलब जिस तरह अभी पेंडेमिक है सर, तो इसका भी एग्जांपल हम ले सकते हैं सर। ठीक हो गया।
और जैसे वो है कि आपने नॉर्मली टीवी पे वो देखा होगा कि कितने परसेंट लोग जो हैं वो सपोज के गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से खुश हैं या नहीं खुश हैं। तो यस सर। ऑब्वियस आपसे तो नहीं पूछा है। उन्होंने जो हमारा स्पेसिफिक एरिया है जिसमें वो चैनल ऑन एयर हो रहा है, उसके कुछ लोगों को ईच फ्रॉम अ डिफरेंट कैटेगरी हमने उन्होंने लोग पिक किए, उनसे इंटरव्यू किया, उनसे पूछा कि जी हाँ ये लोग आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। और अगर वो सेटिस्फाइड होंगे तो फिर वो बता देते हैं कि इतने परसेंट लोग जो हैं वो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं और इतने लोग जो हैं वो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात वैसे बीच में याद आ गई, ये 26 इस वक्त 27 लोग जो हैं वो हमारे साथ हो गए हैं कि वो जो लास्ट टाइम जो मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ, जो वीडियो का जो लिंक शेयर किया था, तो वो यस सर। लोगों ने देख लिया था या नहीं देखा था, किस किस ने नहीं देखा था, कौन रह गया आप में से? सर वो डाउनलोड ही नहीं हो रही, अब वो मतलब हो रही है डाउनलोड लेकिन मुश्किल सर। वो मैंने 3 बार कोशिश की लेकिन शायद वो फाइल ज़्यादा बड़ी है तो वो सही से डाउनलोड ही नहीं हो रही। वो तकरीबन फाइल है 600 MB की ऑलमोस्ट, और डाउनलोड सर वगैरह। शी इज राइट, वो काफी बड़ी फाइल है। जी जी। तो उसमें जो ऑप्शन है ना जो उन्होंने दी हुई भी है, इन्होंने वो सिर्फ उसको व्यू करने की है। आप उसको डाउनलोड जो है वो नहीं कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं जितनी दफा आप चाहें, लेकिन डाउनलोड जो है वो नहीं होगी। होगी ऑप्शन आई गेस के उसके अंदर नहीं है। इवन मेरे लिए भी पता नहीं शायद थी या नहीं थी, मैंने एक दफा तो मैंने भी की थी, तो 90% पे जाके वो कहीं जाके और फिर वो फेल हो जाती है। तो आई डोंट नो जी कि जी सर, वही मसला है, वो फेल हो जाती है सर, वो डाउनलोड हो के आखिर में। तो बस वो व्यू कर लें आप लोग, और उसको आई ट्राई कि मैं उसको चलें कुछ करके और मैं अपलोड कर दूं, और वहां से आप डाउनलोड करें, सर चलें देख। अगर बाकी वीडियोस भी आप शेयर कर लें तो सर, स्टार्टिंग से जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई है तब से अगर आप कर लें तो ठीक है। लेकिन वो जो उसके साथ जो बहुत बेसिक इशू है ना, जो मैं मालिया से अभी मैंने पूछना भी है, वो ये है कि स्क्रीन ब्लैंक आ रही है जी। अच्छा, तो वो ये है कि हम लोग ये कर सकते हैं कि वो उसमें हर बंदे को ना मुझे वो करना पड़ता है, यानी जो जो भी आएगा तो मुझे उसको फिर वो करनी पड़ती है, परमिशन देनी पड़ती है, तो दैट पर्सन कैन सी। तो आप 40 लोग हैं, बीच में से कोई आता है नहीं आता, मैं कभी ऑनलाइन होता हूँ नहीं होता, तो वो अब अगर यानी सपोज कि अगर 8 वीडियोस हैं तो गिविंग 240 परमिशंस, वो जरा थोड़ा सा काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो मैंने इनसे पूछना था कि अगर कुछ ऐसी ऑप्शन हो कि एक ही दफा उसको जो है वो ओपन कर दिया जाए या अलाउ कर दिया जाए, और उसके बाद जिस जिसने देखना हो वो आराम से देखता रहे, हर दफा मुझे परमिशन देने की जरूरत ना पड़े। तो वो अगर ऐसा हो जाता है कि कुछ जगह मुझे जिसमें मैं अपलोड कर देता हूँ, डाउनलोड करने की ऑप्शन भी हो, और बाकी भी मैं आज पूछ लेता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, तो आते हैं वापस हम सैम्पलिंग फ्रेम की तरफ। और द सैम्पलिंग फ्रेम इज अ लिस्ट ऑफ, अभी हमने बात की थी कि इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। और जब हम उसकी लिस्टिंग कर लेंगे तो फिर लिस्टिंग के बाद फिर उसमें से चीज़ों को सिलेक्ट करना जो है वो थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाता है। अब इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम जो है ये काम हम कर सकते हैं। उसमें रैंडम सैम्पलिंग है। रैंडम में हमने बात की थी, जब लिस्ट प्रिपेयर हो गई और उसमें से हमने एट रैंडम हमने सिलेक्ट कर लिए। फिर जो है वो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है और कोटा सैम्पलिंग है। तो इनको वन बाय वन
जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। अच्छा, तो रैंडम सैंपल को तो हमने डिस्कस कर ही लिया था कि अब ये नीचे जो उन्होंने जो बताया हुआ है वो ये है कि the objective of any of these techniques is to extract a sample which is representative of the population। ये वो पॉइंट है जो कि मैं बार बार जो है वो मैं रिपीट कर रहा हूँ। और फिर उसकी जो हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने चुन तो लिया हमने सैंपल, उस सैंपल को फिर जब हम क्वांटिफाई करेंगे, क्योंकि फिगर्स में जब हम चीज को लेके आते हैं और परसेंटेजेस में चीज को लेके आते हैं तो फिर चीज को जरा समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। उसके लिए फिर जब प्रोबेबिलिटी और उसकी वो कैलकुलेट कर रहे होंगे तो तब हमारे पास वो होगा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमने इस्तेमाल करनी होगी और एप्लीकेबल फिर वो होगी। अच्छा, तो रैंडम सैंपल तो खैर हो गया, आई डोंट थिंक इसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत है। अब इसके जो वो हैं पॉसिबल प्रॉब्लम्स जो हैं वो ये हैं कि इट कैन बी cumbersome when sampling from an unusually large target population। अगर आपने पूरे के पूरे एक सेक्टर को कवर करना है, पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री को कवर करना है और उसके एम्प्लॉयज आपने देखने हैं, तो फिर जो है वो ये एक्सरसाइज जो होती है ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। इट कैन बी प्रोन टू सैम्पलिंग एरर बिकॉज दी कि हमने रैंडमली चूज किए और रैंडमली चूज करने में हमने मिस्टेक ये की कि जो आइटम्स ऐसे थे विच वर दी ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन, उनको हम जो है वो स्किप कर गए, या क्योंकि हमने रैंडमली चूज किए हैं तो वो चीज सेलेक्ट होने से रह गई विच वाज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर पॉपुलेशन। और फिर ये है कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर इन्वेस्टिगेटर्स हु आर इंटरेस्टेड इन इश्यूज related to subgroups of a population। के सपोज कि आप जो है वो एक पॉपुलेशन में से आप सिर्फ डॉक्टर्स जो हैं वो उनके इश्यूज जो हैं वो आप जानना चाह रहे हैं, तो अब अगर आप रैंडमली पिक करना शुरू कर देंगे लिस्ट में से आइटम्स को, तो उसमें से कुछ डॉक्टर्स होंगे, कुछ नॉन डॉक्टर्स होंगे। हमारी जो स्पेसिफिक फोकस जो हमारा था वो डॉक्टर्स की प्रॉब्लम्स पे था, तो अगर हम डॉक्टर्स ही सिलेक्ट ना करें तो ऑब्वियसली फिर जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी हम उसके ऊपर अप्लाई जो है वो नहीं कर सकते। तो ये वो चीज है जो कि इसके अंदर रैंडम सैम्पलिंग में जो है वो आ सकती है कि पॉपुलेशन में से अगर किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को अगर आप टारगेट आपने किया हुआ था तो फिर आप उस स्पेसिफिक ग्रुप के स्पेसिफिक ग्रुप की ही जो आइटम्स होंगे उन्हीं को ही आपको सिलेक्ट भी करना चाहिए, और रैंडम सिलेक्शन में ये चीज जो है वो मिस आउट हो सकती है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो है वो रिलाइज ऑन अरेंजिंग द टारगेट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सम ऑर्डरिंग स्कीम and then selecting elements at regular intervals through that ordered list. The first item is selected at random, and then and then every nth number of the population is selected. Value for n is the population size divided by the sample size. अब ये जो हमने थोड़ी देर पहले भी हल्की फुल्की इसकी एग्जांपल जो है वो हमने डिस्कस भी की थी कि आपने सबसे पहला काम तो ये किया, सपोज कि जितने भी आइटम्स थे उनको आपने इन ऑर्डर ऑफ वो जो नहीं अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपने उनको अरेंज कर लिया। तमाम लोग जो थे आपकी क्लास में उनको हमने क्या कर लिया कि हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने सेलेक्ट किया और उनकी हमने एक लिस्ट बनाई
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप अगर कोई हमने जो लास्ट लेक्चर में भी जो बात की थी, जो बैग्स थे शुगर के थे या पता नहीं किस चीज़ के थे जिनका वेट था कोई 1010 ग्राम्स और 1012 ग्राम्स और वो वगैरह वगैरह, तो वेट के हिसाब से भी आप उसको अरेंज कर सकते हैं कि 1001 ग्राम वाले जो होंगे वो सबसे पहले आएंगे, फिर 2 वाले होंगे, फिर 3 वाले होंगे, and then you once that list is formalized according to a sequence, और वो सीक्वेंस किसी भी उसमें जो है वो हो सकता है, फिर आपने रेगुलर इंटरवल्स पे आपने चीज़ें जो है वो सिलेक्ट करना शुरू कर दी, और वो जो इंटरवल होगा वो इंटरवल बेसिकली होगा पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय द सैंपल साइज, कि कितना हमें कितना गैप देना है और कितने गैप के बाद फिर ये है कि हमने सैंपल्स हम कितने सेलेक्ट करना चाहते हैं। सपोज अब इस वक्त मेरे पास यहाँ पे एक मिनट, ये मैं एग्जांपल सिर्फ देना चाह रहा हूं ताकि वो आपके सामने अपीयर भी हो। तो लेट्स स्टॉप आवर प्रेजेंटेशन एंड लेट्स स्टॉप आवर प्रेजेंटेशन और फिर हम करते हैं, हाँ जी। तो सपोज के जो पॉपुलेशन है इट कंसिस्ट ऑफ 100 आइटम्स एंड वी वांट टू मेक 10 सैंपल्स, तो इसका मतलब है कि 100 डिवाइडेड बाय 10, तो हर 10th आइटम जो होगा वो हमें सेलेक्ट कर लेना चाहिए। तो हमारे पास जो है वो आउट ऑफ 100 10 ऑब्जर्वेशंस जो है वो हमारे पास आ जाएंगी। पहली वाली ऑब्जर्वेशन जो होगी वो एट रैंडम चूज की जाएगी, और उसके बाद फिर ये है कि एवरी 10th आइटम विल बी सिलेक्टेड, और इस तरह फिर ये है कि हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो हमारे पास जो है वो आ जाएंगे, जो कि फिर जिसको हम स्टडी करने के लिए फिर यूज कर लेंगे। क्लियर है जी? क्लियर है सर जी? यस सर। साजिदैन अब्बास, साजिदैन अब्बास, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। सर ये जो हमारी सैम्पलिंग टेक्निक थी, ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ये आपको क्लियर हुई कि नहीं? सर जी क्लियर हो, ये वो बाद में फिर पढ़ लूंगा, इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा चलें, साजिदैन मेरा ख्याल है थोड़े से कुछ शोर में घिरे हुए हैं, तो हफ्सा जाहिद से पूछ लेते हैं। सर चीज़ें मिक्सअप हो रही हैं, इतनी क्लियर समझ में नहीं आई। ये कौन बोला सर था? हफ्सा एमन बोली जाहिद। थी? हफ्सा जाहिद, अच्छा जी। हफ्सा क्या चीज कंफ्यूज कर रही है और क्या चीजें मिक्सअप, क्यों मिक्सअप हो रही हैं? 3-4 चीजें ही तो हमने डिस्कस की हैं अभी तक, तो क्या क्या चीज कंफ्यूज हो रही है या मिक्सअप हो रही है बताएं, ताकि हम उसको दोबारा डिस्कस कर लें। जी हफ्सा। Sir, I think ये question start करने से पहले a little overview on which you were talking about. I think that is what she means, right, हफ्सा? जी सर, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें ताकि थोड़ा समझ आ जाए, क्योंकि चीजें थोड़ा बहुत सा ज्यादा got lost in the middle of like the lecture. अच्छा तो हम यूं कर लेते हैं। सर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, प्लीज एक चीज पूछ लूँ वरना मुझे भूल जाएगी। जी जी। सर आपने अभी कहा कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में जो पहली ऑब्जर्वेशन हम करते हैं वो रैंडम होती है,
और उसके बाद कोई एक हाँ जी स्पेसिफिक नंबर ले लेते हैं, तो फिर उसी मतलब गैप से फिर और उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस आते हैं वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना सर? मैं क्लियर करना चाह रही थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही ठीक है करते सर, थैंक यू। हैं। अच्छा, अच्छा, तो 3-4 चीजें जो हमने अभी तक जो है वो डिस्कस की। एक हमने डिस्कस की कि पॉपुलेशन क्या होती है, एक हमने डिस्कस की कि सैंपल क्या होता है, एक हमने डिस्कस किया कि सैम्पलिंग फ्रेम क्या है। तीन चीजें तो पॉपुलेशन, इंटायर इंटायर जो ग्रुप है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो होगा। उस पूरे के पूरे ग्रुप में से एक स्पेसिफिक नंबर को जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं वो हमारा सैंपल हो जाएगा। 40 people in a statistical inference class are a population, और हम उनमें से सिर्फ उन लोगों को स्टडी करना चाह रहे हैं जिनका जीपीए जो है वो 3 and above है। तो हमने खुद अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया। हमने सब के सब को नहीं कि भाई एक एक से हम ये पूछें कि कितने लोग जो है वो जीपीए उनका क्या है, और तो हम उनको स्टडी नहीं करना चाह रहे, हम सिर्फ उन लोगों पे फोकस कर रहे हैं जिनका जीपीए जो है वो 3 and above हो। तो हमने अपना सैंपल जो है वो एक सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये जो सैंपल जो हमने सिलेक्ट किया है, अगर जो ये ठीक तरीके से सिलेक्ट किया हमने तो इट वुड बी अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल पॉपुलेशन। और अगर ये ठीक सिलेक्ट ना किया तो ये सैंपल तो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो उससे रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट्स हमें बता नहीं पाएंगे कि पॉपुलेशन जो है वो उसकी भी थिंकिंग ऐसी ही है जो कि हमने यहाँ से ड्रॉ करके जो है वो सीखी है। तो एक तो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन तमाम का तमाम जो ग्रुप है उसमें से एक सब ग्रुप जो है जिसको आप स्टडी करेंगे उसको हम सैंपल कहेंगे। और फिर सैम्पलिंग फ्रेम ये था कि जब हम पूरे के पूरे ग्रुप की पूरी पॉपुलेशन की जब हम एक लिस्ट बना लेते हैं तो उस लिस्ट को सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। सबके नाम ही जो है वो एक जगह पे नोट कर लिए तो ये सैम्पलिंग फ्रेम हो गया। अब ये वो है जिसमें सब लोगों का जो है वो नाम जो है वो लिस्ट के अंदर मौजूद है। उसमें ऐमन शहजाद भी हैं, उसमें हफ्सा जाहिद भी हैं, उसमें खुशबा भी हैं, उसमें साजदैन भी हैं, उसमें जमाली साहब भी हैं, उसमें बुखारी साहब भी हैं, और उसमें मुस्फिरा भी हैं। सबके ही नाम जो है वो आए हुए। ठीक है, तो ये सैम्पलिंग फ्रेम कहलाएगा। फिर इसके बाद जो हमने जो डिस्कस की, स्क्रीन आपके सामने कौन सी आ रही है? पीडीएफ की है या वर्ड डॉक्यूमेंट? वर्ड डॉक्यूमेंट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने जो नेक्स्ट बात की या हमने जो नेक्स्ट बात की कि ये सैंपल सिलेक्ट करने के की टेक्निक्स हैं कुछ। पहले हमने बात की कि पॉपुलेशन क्या होती है, फिर हमने बात की कि सैंपल क्या होता है, और अब हम बात कर रहे हैं कि सैंपल सिलेक्ट करने की टेक्निक्स क्या हैं। सैंपल सिलेक्ट करने की पहली टेक्निक कि बगैर किसी भी कैलकुलेशन के, बगैर किसी मोटिव के, बस आप रैंडमली चीजों को पिक करना शुरू कर दें। तो ये जो होगा ये हमारी रैंडम सैम्पलिंग कहलाती है। कोई खास वो नहीं। सपोज कि अगर वी आर सिलेक्टिंग सम कंपनीज तो वी आर नॉट बॉदर्ड के उनका साल में टोटल रेवेन्यू वो कितना कमाती हैं। बस हमें कंपनी, हमने लिस्ट देखी और उसमें से एट रैंडम कोई नाम सेलेक्ट कर लिया शाहताज शुगर मिल्स का, और हमने नाम सेलेक्ट कर लिया कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स का। अब हमने बीच बीच में बगैर किसी खास उसके ऑब्जेक्टिव के हमने
चीजें जो है वो सिलेक्ट करना शुरू कर दी, तो दिस वुड बी रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होगा कि हम बाकायदा तौर पे उनको किसी भी ऑर्डर में, कोई किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में हम उनको पहले तो उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। जैसे मैंने कहा कि अल्फाबेटिकली जिन कंपनीज का नाम जो है वो ए से शुरू होता है उनका नाम पहले लिखेंगे, फिर उन कंपनीज का नाम लिखेंगे जो कि बी से शुरू होती हैं, फिर उन कंपनीज का नाम लिखेंगे जो कि सी से शुरू होती हैं, एंड सो ऑन। हाँ, हम यूं भी कर सकते हैं कि ऑर्डर ऐसे भी लिस्ट ऐसे भी बनाई जा सकती है, ऑर्डर ऐसे भी रखा जा सकता है कि पहले वो कंपनीज मेंशन की जाएं जिन कंपनीज का रेवेन्यू जो है वो 50 लाख 5 करोड़ से ऊपर है, फिर वो कंपनीज होंगी जो कि 4 करोड़ तक की हैं, फिर 3 करोड़ वाली होंगी, फिर 2 करोड़ वाली होंगी, वगैरह वगैरह। तो आपने क्या कर लिया कि आपने एक ऑर्डर वो कर दिया, ऑर्डर रख लिया कि जो भी कंपनीज हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो बेसिकली इस तरह से जो है वो सिलेक्ट, उसकी हमने पहले उसको हमने किसी ना किसी ऑर्डर पे रखा है और फिर हमने उसमें से चीजें सिलेक्ट करनी शुरू की। रैंडम सिलेक्शन की तरह नहीं थी, या रैंडम सैंपल की तरह नहीं थी कि हमने विदाउट एनी स्पेसिफिक ऑर्डर और एनी मोटिव हमने चीजों को जो है वो पिक करना शुरू कर दिया था। अब इसमें ये जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, तो इसमें फिर तरीका और एक मेथड होगा चीजों को चूज करने का भी। वो चूज करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपने चीजों को एक ऑर्डर आपने दे दिया, और फिर सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि पहला आप चूज कर लेंगे आइटम कोई भी, एंड दैट वुड बी एट रैंडम, और उसके बाद एक स्पेसिफिक बीच में गैप देके और आप जो है वो फिर आप नेक्स्ट आइटम चूज करेंगे। मसलन मैंने पहला 1 से लेके 100 तक नंबर्स हैं, मैंने 1 नंबर चूज कर लिया, देन आई स्किप्ड 3 नंबर्स, मींस 2, 3 और 4 मैंने स्किप किया और 5 मैंने पिक कर लिया। फिर 3 नंबर मैंने स्किप किए, 6, 7 और 8 स्किप किया, 9 पिक कर लिया। फिर मैंने फिर 3 स्किप किए, 10, 11 और 12, 13 पिक कर लिया, और एंड सो ऑन, जब तक 100 मेरे पूरे नहीं होते हैं। तो मैंने तो गैप 3 का भी दे सकते हैं, गैप आप 2 का भी दे सकते हैं, गैप आप 10 का भी दे सकते हैं। डिपेंड्स के आप क्या समझते हैं कि आपको सैंपल जो है वो कितने उसका सिलेक्ट करना चाहिए, आपके सैंपल में कितने यूनिट्स होने चाहिए, उस हिसाब से फिर आप गैप जो है वो रख लेंगे। मसलन अगर आपने 20 वैल्यूज जो है वो आपने सिलेक्ट करनी है आउट ऑफ दी 100, तो फिर आप क्या करेंगे? लिस्ट बनाई, ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद आपने 20 वैल्यूज पिक करनी है, तो आप क्या करेंगे? 100 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे, तो ये 5 आएगा। अब ये 5 आपका गैप है। तो नंबर 1 मैंने चूज किया, फिर मैंने 5 आइटम्स मैंने स्किप किए, 6th आइटम पिक कर लिया, यानी 1 चूज किया, 2, 3, 4, 5 और 6 मैंने स्किप किए, 7 मैंने चूज किया, फिर 8, 9, 10, 11, 12 मैंने स्किप किए, 13 पिक कर लिया, एंड सो ऑन। अब क्लियर है? नहीं तो मैं फिर भी रिपीट कर सकता हूं। नहीं सर, क्लियर हो गया है। अच्छा, तो इसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टेक्निक जो है सैंपल सेलेक्ट करने की, वो स्ट्रेटिफाइड सैंपल है। स्ट्रेटिफाइड सैंपल क्या होती है कि वेयर द पॉपुलेशन इज स्प्लिट इनटू रेलेवेंट स्ट्रेटा, द सैंपल में आल्सो बी स्प्लिट इनटू स्ट्रेटा इन पॉपुलेशन in proportion to the population. Within each stratum, the sample is selected using random sampling methods. तो मुस्फिरा बताएंगी हमें कि ये स्ट्रेटा क्या होता है, या स्ट्रेटा किसको कहते होते हैं? सर पार्ट्स में डिवाइड करना। हाँ, एक जो उसका ग्रुप होगा, एक जो ग्रुप है, उस ग्रुप को जो है वो सर जैसे पॉपुलेशन है तो उसको सब पॉपुलेशंस में, हाँ जी सब पॉपुलेशंस में डिवाइड किया बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक,
और फिर उसके बाद फिर हमने ये किया कि हमने उसमें से जब हम कोई चूज करेंगे, उसमें से जब हम कोई चीज चूज करेंगे तो वो चीज जो होगी वो एट रैंडम विद इन ईच स्ट्रेटम, जो विद इन ईच ग्रुप जो है, जो सिलेक्शन ईच होगी, जो 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 सिलेक्शन होगी वो एट रैंडम ही होगी। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे कि हम तमाम पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर देंगे ग्रुप्स में। जैसे तमाम वो लोग आउट ऑफ U40 पीपल, तमाम वो लोग जो कि जो है जिनका GPA वो 3 से ऊपर है, फिर 3.5 से ऊपर है, फिर वो लोग हैं जो कि 3.5 से 3 के बीच में है, फिर वो लोग हैं जो कि 2.5 से 3 के बीच में है, और फिर वो लोग हैं जो कि 2 और 2.5 के बीच में हैं। माशाल्लाह आप जितने अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं, उम्मीद तो नहीं है कि कोई किसी का वैसे है 2.5 से कम भी, वैसे तो कोई शायद नहीं बताना चाहे, लेकिन नहीं सर, हमारी क्लास में मोस्टली सबका 3 से ऊपर ही है। हाँ जी, सब हम पढ़ने वाले लोग हैं। सभी माशाल्लाह, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, सभी क्योंकि पढ़ने वाले हैं तो इसी वजह से सबका GPA भी अच्छा ही है माशाल्लाह। तो जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि क्या आप जो है वो गवर्नमेंट की उससे क्या कहते हैं परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है, तो हमने फिर क्या किया कि हमने डॉक्टर्स का एक सेपरेट ग्रुप बनाया, इंजीनियर्स का अलहदा बनाया, स्टूडेंट्स का, और ये जो है वो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं और ये आर्किटेक्चर देख रहे हैं, और हमने इस तरह डिवाइड करके पहले तो डिवाइड कर लिया, और डिवीजन के बाद हमने फिर उसमें से विद इन ईच ग्रुप डॉक्टर्स सपोज 1000 थे, 1000 में से हमने सिर्फ 5 वैल्यूज लेनी थी, तो हमने ये जो 5 होंगे ये एट रैंडम चूज करें, कोई भी कोई लिस्ट बनाने की जरूरत जो है वो, यानी ऑर्डर में लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। लिस्ट तो ऑब्वियसली बनाएंगे आप, सैम्पलिंग फ्रेम तो आपके पास होगा ही जिसमें से फिर आप सैंपल चूज करेंगे, लेकिन ये है कि ऑर्डर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप सिर्फ ये है कि डॉक्टर्स सेपरेट कर दें, उनमें से एट रैंडम 4 या 5 लोगों से हम पूछ लेंगे हाँ कि भाई आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है। हमने इंजीनियर से अलहदा पूछ लिया, तो हमने तमाम पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, लेकिन विद इन ईच ग्रुप जो सिलेक्शन होगी वो एक ऑर्डर में नहीं होगी, वो एट रैंडम। क्लियर है जी? यस सर। अच्छा, तो ये हो गई स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब इसमें उन्होंने इसके एडवांटेजेस जो है वो बताए हुए हैं कि dividing the population into distinct independent strata can enable researchers to draw inferences about specific subgroups that may be lost in a random sample. अब रैंडम में जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था कि अगर हम फोकस करना चाह रहे हैं डॉक्टर्स को, या वो जब मैंने वेपन चलाने की बात की थी और हमने रैंडमली सिलेक्ट कर लिए रैंडमली सिलेक्ट कर लिए, तो प्रोबेबली हमारी जो कैलकुलेशन होगी या जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। अगर हम डिवाइड कर दें लोगों को इनटू सब ग्रुप्स, और फिर हम ये देख लें कि यानी डॉक्टर्स में से इतने % लोगों ने कहा है और उनमें से इतने % लोगों ने बात की है, और उनमें से, तो ये दैट वुड बी बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल पॉपुलेशन। फिर इसमें है कि स्ट्रेटिफिकेशन कैन लीड टू मोर एफिशिएंट स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट्स provided that strata are selected based upon relevance to the criterion in question instead of availability of the samples। के अपनी कन्वीनियंस ना देखें, बल्कि हमने ये देखा कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को ज्यादा बेहतर तरीके से कौन जो है वो पूरा कर सकता है,
और जो ग्रुप्स हों वो बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्टिव हों। जो ग्रुप्स आप सब ग्रुप्स बनाएं भी वो मेन ऑब्जेक्टिव को जहन में रखते हुए बनाएं, मेन ऑब्जेक्टिव को फोकस करते हुए बनाएं। ये नहीं है कि बस जितने जो जो अवेलेबल है बस उसी का जो है वो हम बना लेते हैं। ग्रुप्स वगैरह जो है वो अपनी मर्जी से ही बना लिए। मर्जी से ग्रुप्स नहीं बनाने हैं, कन्वीनियंस से नहीं बनाने हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ द सैंपल्स पे ग्रुप्स नहीं बनाने हैं, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ग्रुप्स जो है वो आपने सेट करने होंगे। Data might be more readily available for individual pre-existing strata within a population than for the overall population. Sometimes ये होगा कि जो individuals within each group सब group उनका डाटा बहुत इजीली अवेलेबल आपके पास होगा, सजेशंस उनकी अवेलेबल होंगी, इनपुट्स उनकी अवेलेबल होंगी। तो वहां से फिर आप क्या कर लेंगे कि उसको अप्लाई कर देंगे ओवरऑल पॉपुलेशन के ऊपर। और फिर डिफरेंट सैम्पलिंग अप्रोचेस कैन बी अप्लाइड टू डिफरेंट स्ट्रेटा, potentially enabling researchers to use approach that is best suited for each identified subgroup within the population. इसका मतलब जो है ये हमें समझाएंगे बुखारी साहब। बुखारी साहब ने ज्वाइन किया हुआ है हमें? बुखारी साहब हैं या नहीं? बल्कि ये हफ्सा नूर समझाएंगी हमें। जी बुखारी साहब का मैसेज भी आ गया जी। हफ्सा नूर है हमारे साथ? जी सर। हफ्सा नूर ये आखिरी वाली बात का मतलब समझाएंगी जरा। अच्छा, क्लस्टर सैम्पलिंग जो है वो, अच्छा नहीं, क्लस्टर को फिर हम छोड़ देते हैं। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है। ये मजीद फिर और टेक्निक्स हैं जो कि जिसकी मदद से हम सैंपल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में है कि दिस इज वेरी सिमिलर टू मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। अच्छा नहीं, पहले तो हम फिर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग देख लेते हैं कि multi-stage sampling जो है वो this technique involves taking random samples of preceding random samples। ठीक है जी। It is used in nationwide surveys to cut down on traveling। The approach involves dividing the country into a series of areas
अब मसलन यहाँ पे जो है वो हम टाउन्स में डिवाइड कर सकते हैं, हम शहरों में डिवाइड कर सकते हैं, हम उसको विलेजेस में डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह. पिक अ रैंडम सैंपल of these areas, or within each of these, picking a random sample of towns, within each of these pick a random sample of people. तो चीज रैंडमली ही चलेगी, लेकिन हमने पहले वो ग्रुप्स बनाए, और ग्रुप्स भी जो बनाए वो भी हमने रैंडमली ही बनाए, और रैंडमली बनाने के बाद फिर ये है कि हमने उसमें से रैंडमली एरियाज सिलेक्ट किए, और फिर रैंडमली सिलेक्टेड एरियाज में से भी हमने रैंडमली सिलेक्टेड पीपल जो है वो हमने चूज कर ली, रैंडमली सेलेक्ट किए हमने. ऑल पीपल सिलेक्टेड एट द लास्ट स्टेज आर देन सर्वेड या इंटरव्यूड. It is another way of saving time and money, but still have an element of random selection. It is very useful when complete list of all members of a population does not exist. या तो आप नादरा के पास जाएं, नादरा के पास भी तमाम के तमाम लोगों का की लिस्ट या डाटा जो है वो उनके पास भी इवन नहीं होगा. तो आपने क्या किया कि आपने सबसे पहले तो ये है कि कंट्री को आपने डिवाइड किया रैंडमली. रैंडम डिवीजन के बाद फिर आपने रैंडम सिलेक्शन की उस डिवीजन में से. उस रैंडम सिलेक्शन में से भी फिर जो उस रैंडम सिलेक्शन के अंदर जो आइटम्स थे उनको भी रैंडमली ही सिलेक्ट किया आपने. रैंडम डिवीजन हुई, उस रैंडम डिवीजन में से रैंडम सिलेक्शन हुई, रैंडम सिलेक्शन के अंदर से रैंडमली आइटम सिलेक्ट हुए. तो ये एक लिहाज से ये 3 स्टेजेस में जो है वो काम तकरीबन हो रहा है. पहले डिवीजन, फिर सिलेक्शन, फिर सिलेक्शन के अंदर भी सिलेक्शन. क्लियर है? जी सर. अच्छा, और क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या है कि दिस इज वेरी सिमिलर टू मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. इंटरव्यूअर्स आर सेंट इनटू द एरियाज टू इंटरव्यू एवरी पर्सन हु फिट्स अ गिवन डेफिनेशन. फॉर एग्जांपल मदर्स विद चिल्ड्रन अंडर 5 years of age. तो इसमें वो ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो डिस्कशन करनी है वो उन लोगों के साथ करनी है जो कि आपके क्राइटेरिया पे फिट बैठते हैं. मसलन आपने देखा होगा जब व्हेन यू गो इनटू मॉल्स या ये जो मेट्रो कैश एंड कैरी है, या तो वहां पे आपने कुछ वो देखे होंगे, कभी कुछ खवातीन खड़ी हुई होती हैं, कभी जो है वो कुछ बंदे खड़े हुए होते हैं, उन्होंने वो, और वो इंटरव्यू सिर्फ उन लोगों से करती हैं या उन से करते हैं जो कि वो मसलन लोग जो है वो सपोज के ये क्या होती हैं जो आप लोगों की खवातीन की वो जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो होती हैं, तो वो बस सिर्फ जो ब्यूटी प्रोडक्ट लेने के लिए जाएंगी. कॉस्मेटिक्स सर. कॉस्मेटिक्स, यस यस यस, कॉस्मेटिक्स में. तो कॉस्मेटिक्स जब वो आप लेने के लिए जाएंगी तो वो सिर्फ कि हाँ भाई वो आप ये क्यों ले रही हैं और ये क्यों नहीं ले रही हैं, और इसमें ऐसे है और ये है, और वो फिर वो चीज़ जो है वो उसको नोट डाउन कर लेती. और कि ये जो कस्टमर अभी आई थी, इन कस्टमर की बेसिकली प्रेफरेंस ये थी, और फिर ये डाटा जो होगा जो इंटरव्यू से जो है वो उन्होंने सिलेक्ट किया होगा कि आपको किस किस्म की प्रोडक्ट पसंद है, यही वाली क्यों पसंद है, इसके अंदर क्या ऐसी बेहतर चीज़ है, और वगैरह वगैरह. तो फिर वो डाटा जो है वो भिजवाया जाएगा कंपनी को, और कंपनी फिर ये है कि उसके लिहाज से फिर कोशिश करेगी कि या तो अपनी प्रोडक्ट्स को वैसे मोल्ड करे, या जो नई प्रोडक्ट वो लाना चाह रहे हैं तो वो नई प्रोडक्ट बेसिकली उसके हिसाब से डेवलप की जाए. क्लियर है जी? जी सर. अच्छा, फिर कोटा सैम्पलिंग है. कोटा सैम्पलिंग इज यस सर. कोटा सैम्पलिंग इज सिमिलर टू स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. और ये क्या होगा कि द पॉपुलेशन इज फर्स्ट सेगमेंटेड इनटू सब ग्रुप्स. An interviewer is then given a quota of people of different types to interview.
अब हमने क्लस्टर में उसमें सॉरी स्ट्रेटिफाइड में और कोटा में जो है वो मेन डिफरेंस क्या है कि स्ट्रेटिफाइड में हमने फिर रैंडमली वो सब ग्रुप्स तो हमने कर लिए थे, डिफाइन कर लिए थे, लेकिन विद इन ईच सब ग्रुप हमने कोई खास वो नहीं रखा था, खास ऑब्जेक्टिव नहीं रखा था। हमने रैंडमली सबसे बात कर ली थी, जो भी मिल गया भाई, हमने घूमते फिरते हमने डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स में से कोई स्पेसिफिक हमने ये नहीं किया कि सिर्फ उन वाले डॉक्टर्स हों। नंबर वन, ग्रुप contains only doctors and we will talk to only those doctors जिनकी एज जो है वो 30 इयर्स से ऊपर हो। जिनकी एज 30 इयर्स से ऊपर नहीं है उनसे फिलहाल बात जो है वो नहीं करनी है। सपोज सारे के सारे ही डॉक्टर्स हैं, लेकिन डॉक्टर्स में से सिर्फ उन डॉक्टर्स का इंटरव्यू कंडक्ट करना है जिनका एक्सपीरियंस जो है वो 20 इयर्स का हो। जिसका एक्सपीरियंस 20 इयर्स का नहीं है तो नंबर वन के सब ग्रुप्स बनाएंगे कोटा में और जो स्ट्रेटिफाइड में। जो मेन डिफरेंस कि स्ट्रेटिफाइड में भी ग्रुप्स बनाए जाते हैं, सब ग्रुप्स, कोटा में भी सब ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा कि जो जो इंटरव्यूअर होगा, इंटरव्यूअर सिर्फ जो उसके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड या जो उसको बताया गया है कि आपने सिर्फ इस एज ग्रुप के या सिर्फ इतने एक्सपीरियंस वाले या सिर्फ वो लोग जिनका वेट सपोज 90 kg से ऊपर होगा, सिर्फ आपने उनसे बात करनी है, या जिसका वेट जो है वो 70 और 80 के बीच में है, आपने सिर्फ उनसे बात करनी है वगैरह। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप जब आप खुद आपको अभी वो करना पड़ेगा, रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ेगी, तो उस रिसर्च में फिर आपको सैंपल आपको खुद देखना पड़ेगा कि सैंपल जो है वो आपके लिए कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. अच्छा, फिर सैम्पलिंग थ्योरी जो है उस पे उसकी इंट्रोडक्शन थोड़ी सी कि बस हम आज जो है वो शायद बस प्रॉबेबली फोकस जो है वो यहीं तक ही रहेंगे, क्योंकि बस 2 बजे तक आज मैं क्लास लूंगा, इससे ज्यादा जो है वो मैं नहीं ले सकता हूँ। एक तो वो ये होगा कि पैरामीटर क्या है कि अ मेजर रिलेटिंग टू अ पॉपुलेशन, और स्टेटिस्टिक क्या है, अ मेजर रिलेटिंग टू अ सैंपल। अब इसमें जो वो ये है कि सैम्पलिंग इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट the characteristics of a population by studying small groups taken from that population। अब वो जो जैसे वो हम नहीं कहते कि जो वो टेक्निक जो कि हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, अगर तो टेक्निक अप्लाई की जा रही हो पॉपुलेशन के ऊपर, वो मेजर, वो टेक्निक, वो फॉर्मूला जो कि हम पॉपुलेशन पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसको पैरामीटर कहेंगे, और वो टेक्निक, वो मेजर या वो फॉर्मूला जो कि हम सैंपल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उसको हम स्टैटिस्टिक कहेंगे। अब इसमें जो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस है, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस क्या है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है। हाइपोथेसिस होता है क्या, कोई बता सकता है हाइपोथेसिस क्या होता है? सर एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है hypothesis, it can be true or false। जी जी, कि और भी कोई बताना चाह रहा था? जी जी Sir, reasoning होती है without assumption of the truth, sir. मतलब like evidence के बगैर। सर बेसिकली एक ये assumption होती है जिसको हम फॉलो अप रिसर्च के थ्रू आइदर डिसप्रूव और अप्रूव कर देते हैं फिर। ठीक है जी, और कोई? सर थ्योरी से पहले जो एफर्ट होती है वो उसको शायद कहते हैं। थ्योरी से पहले जो एफर्ट होती है, ठीक है। और
ठीक है जी, कि हाइपोथेसिस जो है वो सपोजिशन है जो कि So it's a possibility that could occur or that can be proved later on with experiments and stuff. And if it cannot be proved, then you go back to evaluating and constructing another statement. Well, not a statement, another hypothesis. And then there's this if this is sample A, then what will happen if you add this in sample B? I mean, it's just a set of possibilities that could occur. ठीक है जी, सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, अजम्पशंस हैं, असर्शंस हैं जो कि आपकी उससे रिलेटेड हैं आपके पॉपुलेशन से, और जिसको फिर आप टेस्ट करके प्रूव करेंगे आप उसको, या फिर आप उसको डिनाई और वो कर देंगे कि नहीं ये काम जो है वो बेसिकली नहीं हो सकता है। तो खैर स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस इज ड्राइंग अ कंक्लूजन अबाउट, जो आप लोगों ने बताया वो ठीक बताया है बिल्कुल। ड्राइंग अ कंक्लूजन अबाउट अ पॉपुलेशन फ्रॉम अ सैंपल, a statistic is used as the basis of an estimate of a parameter के drawing a conclusion about a population from a sample, वो statistical inference हो गया। inference जो है वो कोई रिजल्ट ड्रॉ करने को कहते हैं। तो रिजल्ट आपने ड्रॉ किया है, कंक्लूजन ड्रॉ की है अबाउट अ पॉपुलेशन, जो कि ये जो हमारा सैंपल जो हमने सेलेक्ट किया था और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जो डिटरमिन की थी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल भी हैं या नहीं है। और फिर वो ये है कि स्टैटिस्टिक, अ मेजर इज यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एन एस्टिमेट ऑफ अ पैरामीटर। अब यहाँ पे आपने जो टेक्निक जो लगाई होगी सैंपल पे, और उससे जो रिजल्ट आया होगा उस टेक्निक का जो कि आपने सैंपल पे अप्लाई की थी, उस टेक्निक के रिजल्ट को आप ओवरऑल पॉपुलेशन के मुतालिक कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए अप्लाई करेंगे। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग is testing whether an assertion about a population is likely or not supported by the sample, के जो आपकी वो है जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया था और फिर हमने उसके ऊपर जो है वो टेक्निक या हमने उसके ऊपर जो है वो मेजर अप्लाई की, और उससे जो रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट्स जो हैं वो हमारी पॉपुलेशन के मुतालिक एक असर्शन को या एक जो हमारी सपोजिशन थी उस सपोजिशन को प्रूव कर रहे हैं वो रिजल्ट्स, जो कि हमने सैंपल पे टेक्निक लगा के और रिजल्ट्स जो निकाले हैं वो हमारी पॉपुलेशन के मुतालिक सपोजिशन को या असर्शन को प्रूव कर रहे हैं या वो उसको डिनाई कर रहे हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस क्या है कि आपने टेक्निक लगाई सैंपल के ऊपर, और सैंपल के ऊपर टेक्निक लगा के और आपने उससे कोई कंक्लूजन निकाली, और फिर उस कंक्लूजन को जब आपने अप्लाई किया पॉपुलेशन पे, तो आपने ये देखा कि वो जो पॉपुलेशन के ऊपर जब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं तो क्या वो जो सपोजिशन जो कि पॉपुलेशन के मुतालिक हमने अज्यूम की हुई थी वो सपोजिशन हमारी प्रूव हो रही है बेस्ड ऑन आवर कैलकुलेशंस ऑन द सैंपल, या जो हमने पॉपुलेशन के मुतालिक जो अजम्पशन ली हुई थी या जो हमने कंक्लूजन ड्रॉ की हुई थी वो हमारी अप्लाई नहीं हो रही है, वो डिनाई हो रही है, वो रिजेक्ट हो रही है या वो एक्सेप्ट हो रही है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। एक दफा फिर भी मैं दोहरा रहा हूं कि आपने सैंपल सेलेक्ट किया, सैंपल सेलेक्ट करके उसके ऊपर टेक्निक अप्लाई की और उसके कुछ रिजल्ट्स निकल आए। मसलन रिग्रेशन एनालिसिस आपने अप्लाई किया सैंपल के ऊपर और रिग्रेशन एनालिसिस के कुछ रिजल्ट्स आ गए कि बिटवीन टू वेरिएबल्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अब ये तो हमने सैंपल के ऊपर रिग्रेशन अप्लाई की, और सैंपल के ऊपर हमने रिग्रेशन अप्लाई करने के बाद देखा कि रिजल्ट्स ये आए हैं हमारे पास।
अब फिर इन रिजल्ट्स को हम अप्लाई करेंगे पॉपुलेशन के ऊपर और देखेंगे कि क्या ये जो रिजल्ट्स हमने ड्रॉ किए हैं, जो कि सैंपल से ड्रॉ किए हैं, क्या ये पॉपुलेशन के ऊपर एप्लीकेबल भी है या नहीं है। पॉपुलेशन के मुतालिक जो हमने जो सपोजिशंस रखी हुई थी, वो सपोजिशंस हमारी सैंपल से प्रूव हो रही हैं या सैंपल्स के रिजल्ट से रिजेक्ट हो रही हैं, क्या हो रहा है। क्लियर है जी? Yes, sir. यस सर। ठीक है, आज के लिए मेरा ख्याल है कि इतना काफ़ी है। 2 बजने लगे हैं तो मुझे ज़रा थोड़ा सा भागना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम फिर ये है कि बात यहीं से हम कंटिन्यू ओके सर। करेंगे। डाटा के ऊपर फिर ये है कि हम सैंपल्स बनाना सीखेंगे कि सैंपल्स जो हैं वो कैसे बनते होते हैं। विद रिप्लेसमेंट अगर सैंपल्स बनाने पड़े तो वो हम कैसे बनाते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट अगर सैंपल्स बनाना चाहें तो सैंपल्स विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे बनते होते हैं। और फिर ये जो सैम्पलिंग एरर और उसकी जो बात थी, ये फिर इसके ऊपर नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह हमारी डिस्कशन होगी। ठीक है जी, इंशाल्लाह सर। Okay, sir. थैंक यू। ओके सर सर। सर जी 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 जी। सर आमना अशफाक के लिए क्योंकि लाइट ओके चली गई है सर। और स्टार्ट से प्रेजेंट थी। ठीक है, हम इशफाक। जी सर। ठीक है, तो हम अटेंडेंस वैसे ले लें अभी जल्दी से। ओके सर। जी सर ले लें। जी सर ले लें। अच्छा, एक मिनट, पेज तो पुराना वाला है। जी, उबैद इकबाल साहब, उबैद इकबाल साहब हैं? चले, मुझे नजर आए तो थे वो, बीच में मेरे ख्याल ड्रॉप हो। साजदैन अब्बास साहब हैं। रुबाब फातिमा, रुबाब फातिमा। प्रेजेंट सर। अच्छा, आपका नाम चेंज कर लिए? यस सर। सर साजदैन के ऊपर बोला है मैंने। अच्छा अच्छा, वो साजदैन तो हम कब का छोड़ा है, वो तो हम तो रुबाब कह रहे थे। और वो तो आई थॉट साजदैन का नाम रुबाब है सर आज से। हाँ, बस वो सर साजदैन। वो मैंने माइक जल्दी ऑन नहीं कर पाया इसीलिए। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। रुबाब होती हैं या ये वो जो एक और भी थी? नहीं सर, रुबाब होती है, वो शुरू में आई थी लेकिन आज सुबह से सारों का इंटरनेट मसला कर रहा है, तो आई थिंक वो इसलिए चली गई थी। ठीक है। अच्छा, ये महानूर के साथ एक और बैठी हुई होती थी, वो भी मेरा ख्याल सर है वो कि शायद किंजा है। वो किन्जा है, वो भी छोड़ गई हैं। नहीं नहीं सर, वो तो लेती हैं क्लासेस। अच्छा 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 अच्छा, सईद नूर, सईद नूर साहब नहीं है। बीबी जमीला तो बीच में हुई थी ऑनलाइन। सहरिश बतूल, प्रेजेंट सर। आमना इशफाक, इनका ही बता रही थी आप? जी जी सर। ठीक है। एहसन बिन अतीक, प्रेजेंट सर। ठीक है, मैं वही कह रहा था, नजर तो आए थे। अमन शहजाद फतेह तो थी, इनारा भी थी, हफ्सा जाहिद भी थी। हलीमा नहीं, हलीमा प्रेजेंट नहीं। सर। ठीक, ठीक है। अच्छा, जोहम भी थी और माहिन भी थी और उस्मान सागिर साहब भी मुझे नजर तो आए थे। प्रेजेंट सर। हाँ जी। और उरूज जमील है? उरूज जमील नहीं है। जोहा इकरार थी। खुदा उरूज बख्श। आई थी शायद। जी सर मैं हूँ। कॉल ड्रॉप होती है। अच्छा, उरूज भी है? नहीं, जोहा, जोहा है कि उरूज है? जी सर मैं हूँ। सर ठीक मैं है। कह रही हूँ कि उरूज आई थी, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है बीच में, वो एबटाबाद है इस वजह से शायद। अच्छा, ठीक है। कुंवर तलहा साहब, सर अभी अभी क्या?
खुदा बख्श का मसला हल हुआ है नहीं हुआ अभी तक? नहीं सर, उसका नहीं हुआ। नो सर। नहीं सर, उसका नहीं हुआ। वो उसका अच्छा, मुस्लिम अब्बास साहब हैं कि नहीं है? सारा अली, ऐमन अदनान तो थी, एतजाज अहमद। प्रेजेंट में हूँ। जी सर। सर एतजाज भी चित्राल होता है, उसका भी इंटरनेट नहीं होता सर। अच्छा सर ठीक मुस्लिम अब्बास प्रेजेंट। मुस्लिम अब्बास साहब प्रेजेंट हैं, ठीक है। अच्छा, माहरुख आसिफ, मलाला खान। जी जी, बीबी जमीला हमने वो देख लिया, ज्वाइन करते हुए भी देख लिया आपको। नरमीन तो थी मेरा ख्याल है। यस सर, यही हूँ। हाँ, मोहम्मद मोहसान नहीं है, नादिया भी थी। जी सर। सर मोहसान का जी भी नेट का इशू रहता है। नेट का इशू है सर। अच्छा, और ये किन्जा है कि नहीं है? नहीं है। बासित अली भी नहीं है। मतीन साहब तो हैं। उमैर आलम, यस सर। उमैर आलम नहीं है। फारिहा मिराज हैं। साद रेहान, जी सर प्रेजेंट। साद रेहान ठीक है। अली बुखारी साहब भी हैं, मुस्फिरा भी हैं। और फिर हमारे पास इमाद अहमद, सर मैं प्रेजेंट रहमान, जी सर। उमैर आलम। अच्छा, फिर ये जमाली साहब भी थे। रशाइल थी आज या नहीं थी? समना हसन। सर थी, पर उसकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। अच्छा ठीक है। समना हसन भी हैं, खुशबा भी हैं और हफ्सा नूर भी थी। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। Not Mr.